चलते चलते ये अक्टूबर का फर्स्ट वीक तक आ गया। तो इसके चलते बहुत सारा ओपन कास्ट माइन में पानी आ गया और वो पानी के चलते प्रोडक्शन वगैरह में काफी इम्पैक्ट हुआ। फिर भी इसके बावजूद मैं इतना बोलना चाहूंगा कि कोल इंडिया ने ये पहला 6 महीना में, मैंने अप्रैल टू सितंबर में जो प्रोडक्शन किया है वो पिछले साल का प्रोडक्शन से 14 मिलियन टन ज्यादा है, 5.8% हायर है। और जो ऑफटेक किया है, जितना कोयला बेचा है उसमें 20.6% का ज्यादा कोयला बेचा है। मतलब एक्चुअली 52 मिलियन टन कोयला ज्यादा दिया है एज कम्पेयर टू व्हाट दे गेव इन सेम पीरियड लास्ट ईयर। इसीलिए कोल इंडिया की तरफ से जितना उपाय, जितना कोशिश हो सकता है इस प्रॉब्लम का सुधार करने के लिए उन्होंने ये किया है। इसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम है, उसका 2 कारण है। एक कारण ये है कि इंपोर्टेड कोयला जो पार्टली हमारा कोल रिक्वायरमेंट को मीट करता है, हमारा देश में 200 मिलियन टन का कोयला इंपोर्ट होता है, जिसमें से कम 70-80 मिलियन टन ये पावर प्लांट के लिए आता है। वो इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया बिकॉज ऑफ प्राइस, वेरी हाई प्राइस 3 गुना बढ़ गया। तो वो इंपोर्ट में थोड़ा रुकावट आ गया। तो वो एक कारण है कोल डिमांड सप्लाई गैप में एक मिसमैच होने का। और सेकेंड कारण ये है कि सडनली एक पावर डिमांड में अगस्त महीना में एक स्पर्ट आ गया, 17-18% का इंक्रीज हो गया कंपेयर टू 2019। तो ये कुछ कारण से ये प्रॉब्लम आया है। लेकिन मेरे विचार में ये प्रॉब्लम पहले भी आया था, ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है कि बहुत नया चीज नहीं है, और ये प्रॉब्लम का हल भी निकल जाएगा। अभी हल निकलने का उम्मीद आ गया। मैं पार्थ सर उस पर आता हूँ, हल पे आऊंगा। ये बात सही कर रहा हूं आप, ये प्रॉब्लम पहले भी आई थी, क्योंकि जब मैं इस शो के लिए प्रिपेयर कर रहा था मुझे याद आ रहा था वही पिछला वाला इंसिडेंट जब इसी तरह से सारे पावर प्लांट्स में इश्यूज क्रॉप अप हुए थे, इसी तरह से कोयले की शॉर्टेजेस की बात हाईलाइट करी जा रही थी। तो कई सारे रीजंस हैं जो पार्था सर और अनीश भी कुछ हद तक झलक दे रहे थे। मैं अनीश के पास इसी डेवलपमेंट पे जाऊंगा भी। तो एक्सेस भाई बारिश हो गई, रेनफॉल एक्सेस थी, तो कोल माइंस में प्रोडक्शन और डिस्पैच कोल्स का जो था वो इफेक्ट होता हुआ नजर आया। इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स की बात करी पार्था सर ने, तो उनके अब वो कम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, महंगा पड़ गया है, तो डिपेंडेंस डोमेस्टिक सप्लाई पे वैसे ही और बढ़ती चली जा रही है। तो एक और दिक्कत आ गई, एडिक्वेट कोल स्टॉक्स, ये यूनियन मिनिस्ट्री कह रही थी कि एडिक्वेट कोल स्टॉक्स नहीं कोल ये थर्मल पावर प्लांट्स ने रखे इन मॉनसून से पहले, वो एक इशू बना। और हाँ, ये पैंडेमिक से जब अब उभर रहे थे तो कंजम्पशन भी बढ़ता चला गया। वो कंजम्पशन ऑलमोस्ट 17% पिछले 2 महीनों में जंप करा, तो डिमांड बढ़ रही थी और सप्लाई साइड थोड़े से कॉन्स्ट्रेंट लौटते हुए नजर आए। और पार्था सर ने एक और इंटरेस्टिंग बात करी, कुछ राज्यों का बकाया, वो भी एक इशू बनता हुआ नजर आया। अनीश, तो फिर ये पार्था सर ने तो बहुत डिटेल्ड अपडेट दे दिया, इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मैं एक रिपोर्ट ये भी पढ़ रहा था कि भाई आईएमडी ने सही प्रिडिक्ट नहीं करा, भाई पहले का मॉनसून नॉर्मल होगा, बाद में मॉनसून बहुत एक्सटेंड हो गया, तो ये फैग एंड ऑफ द मॉनसून ये किल्लत बढ़ती चली गई, दिक्कतें और एस्केलेट होती चली गई। तो भाई हमने सप्लाई जो ऑगर करनी थी उस लिहाज से बनाई थी। दूसरा ये लीगेसी इश्यूज, इसकी ये बात कर रहे हैं पार्था सर, ये स्टेट्स का बकाया, ये मेरे ख्याल से वो स्टेट्स में कई सारे महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, राजस्थान, इन सब के शायद इश्यूज क्रॉप अप हुए थे, ये लीगेसी इश्यूज इसकी बात हो रही थी। यही वो मेन सोर एरिया, वही सोर पॉइंट से, यही दिक्कत वाली बातें हैं क्या? भट्टाचार्य जी सारे बात बता दिए, वो सारे सही है। तो एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव तरह से वो बताए। yes. तो इसमें एक्चुअली 2-3 चीजें लॉन्ग टर्म के लिए हमें सोचना है। शॉर्ट टर्म में जो चीजें बोले हैं वो सारे सही है। यही है कि वो उन्होंने बताया भी है कि अभी वो समस्या का हल हो रहा है। अभी प्रोडक्शन सप्लाई हमारा 1.5 मिलियन टन करीब पहुंच रहा है, 1.6 पहुंचना है, तो वो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में डिमांड उतना ज्यादा बढ़ता नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा फिलहाल। लेकिन प्रोडक्शन और बढ़ा के हमें कोल स्टॉक्स प्लांट्स में इंक्रीज करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि फरवरी मार्च में जब रबी का डिमांड आ जाएगा तब वापस डिमांड बढ़ जाएगा। उस टाइम में हमें वापस प्रॉब्लम में आना नहीं चाहिए। तो अभी से लेंगे ये समस्या के, अभी तो फिलहाल हल हो जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन इसके बाद भी कुछ स्टेप्स है ताकि ये वापस फरवरी मार्च में हमारे सामने आ ना जाए वापस। वो चीज जरूरी है। बाकी आप देखेंगे तो इंटरनेशनल का एक प्रॉब्लम जो है वो रहेगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि कोयले में निवेश बहुत मुश्किल हो गया ग्लोबली, फाइनेंस नहीं मिलती है, इससे पराया। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम कैसे हल होगी, उसका सोल्यूशन नहीं है। तो उसका कुछ हमको डोमेस्टिकली सोचना पड़ेगा कि हमारा कैप्टिव माइन से प्रोडक्शन बढ़े, कोल इंडिया का प्रोडक्शन बढ़े, सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वो डिपेंडेंसी इंटरनेशनल पर रहेगी तो मुश्किल होगा।
तीसरा जो बात हाँ। आपने बताया कि वो मानसून के चलते एक्सटेंडेड मानसून, देखिए ये होता है, एक्सटेंडेड मानसून पहले भी हुआ है, अभी भी होगा, और हमारा अनप्रेडिक्टेबल वेदर इवेंट्स बढ़ते जाएगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो उसके चलते हमारा अनप्रेडिक्टेबल वेदर इवेंट्स बढ़ते जाएगा। तो हमारे इंश्योरेंस वही होगा कि हम प्लांट एडिक्वेटली स्टॉक अप करें। तो वो स्टॉकिंग अप जो कल्चर था पहले, सीए का जो नॉर्म्स था 15 दिन से 30 दिन का नॉर्म्स जो था, हाँ। वो सारे वायलेट होते गए और लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी होते रहेगा, प्राइस ठीक है। का हो, वेदर का हो, उसके लिए एक ही जो शॉक एब्जॉर्बर की बात भट्टाचार्य जी बोल रहे थे वो बहुत जरूरी है, तो उस पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इश्यूज आप लोगों ने जो इस समय कोल की किल्लत आई, इस समय जो इश्यूज थे उसको हाईलाइट कर दिया, लेकिन पार्था सर ये सीजनैलिटी एट प्ले है या एक और स्ट्रक्चरल इशू है? मैं एक बार ग्राफ स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। कोल इंडिया के डिस्पैचेस मिलियन टन्स में पिछले 4-5 साल के आप लोगों की स्क्रीन पर। पार्था सर दिक्कत यह है, पिछले 5 साल से कोई मीनिंगफुल अपटिक देखने को नहीं मिल रहा, स्टैग्नेंट कोल प्रोडक्शन है। इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे पार्था सर पिछले 5-6 साल से? देखिए, हाँ। आप एक एब्सोल्युटली करेक्ट बात किए हैं कि एक स्ट्रक्चरल इशू इसमें है। ये स्ट्रक्चरल इशू को थोड़ा सा गहराई से समझने का जरूरत है। मैं 1990 का बात कर रहा हूं। उस समय एक स्टडी किया गया था